चलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम फरहान आरिफ है और मैं क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। आई एम बेस्ड आउट ऑफ मिनियापोलिस मिनेसोटा इन द यूएस। और मैं आप लोगों को सबको वेलकम करना चाहूँगा टू दिस सेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एजर। और ये सेशन फोकस्ड है ज़्यादा ऑन द डेटा साइड। और दिस इज़ वन ऑफ एजीसी और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप के साथ हो रहे हैं। पाकिस्तानी जन माइक्रोसॉफ्ट ये एक हमारा ग्रुप है। और हम सब चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा सीखें माइक्रोसॉफ्ट की अलग टेक के पूरे टेक स्टैक को। आप मतलब उसको सीखें, उसको यूटिलाइज करें, अपने सॉल्यूशंस बनाएं, उसके ऊपर अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो दिस सेशन इज़ पार्ट ऑफ दैट सीरीज। और भी काफ़ी सेशंस हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल देखते हैं। लेकिन आई होप के दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। इसके साथ हम स्लाइड डेक स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और पैक्ड एजेंडा है आज के लिए हमारा। ठीक है, लेट्स लेट्स स्टार्ट ऑफ देन। ये स्लाइड डेक जो है ये एंड ऑफ द सेशन आई थिंक शेयर कर दी जाएगी आपके साथ, तो इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सब रिसोर्सेज वगैरह सब इसके अंदर मौजूद हैं, वो सब आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। जिस तरह हमने बात की थी, दिस इज वन ऑफ द सीरीज इन लाइक वन ऑफ द सेशंस इन अ बिग सीरीज। हम अभी फोर्थ सेशन में हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज़र डेटा। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक्रोसॉफ्ट ऐप इनोवेशन, इनके सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। ये आपको एचईसी की साइट पे भी मिल जाएंगे। और दिस इज लाइक दिस विल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दो सेशंस। इसके बाद हम एआई के ऊपर भी फोकस करेंगे, 5 और डायनामिक्स पर फोकस करेंगे। सितंबर के अंदर हम पावर प्लेटफॉर्म एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत फोकस करेंगे। तो ये डिफरेंट वीकली सेशंस होंगे दैट विल रन टिल अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर हम करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्लाउड डेटा सेंटर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो सब सेशंस होपफुली आप अटेंड कर पाए। देयर इज समथिंग इन हियर फॉर एवरीवन। जो मर्जी आपका रोल हो, जो मर्जी आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो, आई वी होप के कोई ना कोई आपको यहाँ पे लाइक अपने एरिया से अपने एरिया की कोई चीज मिलेगी। चले, आज का सेशन शुरू करते हैं फिर थोड़ा इंट्रोडक्शंस के साथ। जैसे कहा, मेरा नाम फरहान आरिफ है। मैं नस ईएमई से मैंने ग्रेजुएशन की थी 2011 में। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की पोजीशन पे हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं। प्योर कंसल्टिंग बैकग्राउंड है मेरा। इस्लामाबाद में टेरेडा ग्लोबल कंसल्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ी ऑफशोर सेंटर था, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। फिर डिलॉयट मूव हुआ, और बेसिकली डिलॉयट के बाद एज ए कंसल्टेंट ही काम करता रहा, और फिर इवेंचुअली यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में मूव हुआ। ऑल अक्रॉस द लाइक दो दीज 10-13 years मेरा फोकस जो है वो डेटा की साइड पे ही रहा है। एज ए डेटा एंड एआई में स्पेशलाइज करता हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं कि यूजुअली जब माइक्रोसॉफ्ट की बात होती है तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि विंडोज विंडोज ही होगा। लेकिन इट्स एक्चुअली वे 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 मोर देन दैट। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एज अ होल की बात करें, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की मिशन की बात करें, तो मिशन इज वेरी सिंपल। इट इज के वी शुड एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। तो अब बात उधर ही आ गई कि भाई किस तरह, हाउ डू वी हेल्प एवरीवन अचीव मोर। और ये अगर एक विंडोज बनाने वाली कंपनी कह रही है, तो फिर बाकी एरियाज में क्या हो सकता है। तो असल में माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी वेरी वास्ट, और बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट एरियाज कवर होते हैं इसके अंदर। तो हम दो मेन एरियाज को काइंड टच करेंगे अभी इस स्लाइड के अंदर। एक तो है क्लाउड एरिया, और एक है माइक्रोसॉफ्ट प्लस। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट प्लस। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, जिस तरह हमने इससे पहले भी 2 सेशंस किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है उसका, जिसमें सब के बैकबोन और बेसिकली कंप्यूट किस तरह होता है वो सब हमने इसमें डिस्कस किया। ऐप इनोवेशन में एप्लीकेशंस किस तरह बनती हैं वो डिस्कस होंगी। डेटा इन एआई के अंदर आज हम डेटा प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली की बात करेंगे।
बिजनेस एप्लीकेशंस में आप प्रेम्स और इस तरह के सिस्टम आ जाते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में आपका टीम्स जैसे जैसे सिस्टम आते हैं। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ऑफ कोर्स बहुत एक मेजर चीज़ चल रही है आज के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्लस जब हम कवर करते हैं उसमें डिवाइसेस में जिस तरह सर्फेस टैबलेट्स और वो चीज़ें आ गई, विंडोज़ भी आ गया, सर्च के अंदर बिंग है, गेमिंग के अंदर अगर आप गेमर हैं तो एक्सबॉक्स का नाम आपने सुना होगा, और प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास लिंक्डइन है। तो एक बहुत ही वास्ट कंपनी है जिसके अंदर बहुत से डिफरेंट एरियाज हैं दैट यू कैन स्पेशलाइज ऑन। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि नो मैटर क्या आपका एक्सपीरियंस है ऑन दीज थिंग्स, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो आज हम फोकस करेंगे मेनली डेटा एंड एआई वाले चंक के ऊपर, और मेनली उसके अंदर भी ऑन द डेटा साइड, जो कि एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के हमने लाइक 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो ओवरऑल जो है दिस इज कॉल्ड द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सोल्यूशन, और दैट ऑल्सो कवर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये सबको कवर करते हैं। मैं पर्सनली जो है मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता हूँ, जिसमें लाइक जो जो फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, लाइक शिप्स, प्लेन्स, कार्स, हर एक में सेंसर्स लगे होते हैं। उन चीज़ों में फोकस होता है बहुत ज़्यादा। किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाए सब कुछ, किस तरह प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, किस तरह सप्लाई चेन को रिफाइन किया जाए, उस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग डे टू डे क्वेश्चंस आते हैं जिनके सोल्यूशन हमें ढूंढने होते हैं। तो अब हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एजर की बात करें, तो जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो है उसका दूसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एजर है, और ऑलमोस्ट एवरी सिंगल Fortune 500 company uses Microsoft Azure in one way or another. Almost 95% of the biggest companies in the world ये सब Azure इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी कंपनीज Microsoft Azure पे हैं। तो अब ये सब होता कैसे? अब लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है तो ठीक है, मतलब, लेकिन हाउ डज दिस वर्क? तो बेसिकली बैक एंड पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ लेड आउट है, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन्स। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा रीजन बेस्ड नेटवर्क है इन ऑल ऑफ द डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज। और मेनली यूएस एंड यूरोप में हुआ करता था, लेकिन अब एशिया में भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, अभी रिसेंटली कतर में भी ओपन हुए हैं। तो लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है इसके अंदर, और ये सब डिफरेंट डेटा सेंटर्स जो हैं ये कनेक्टेड है थ्रू द एजर बैकबोन। तो डेटा सेंटर अब आगे हम देखते हैं कि क्या उसके फायदे क्या होते हैं। तो जब भी हम डेटा की बात करते हैं, तो आजकल खास तौर पे जब हम नोट करें तो हर डिवाइस जो है वो डेटा जनरेट कर रही है इन वन वन वे और अनदर। आपका घड़ी हो, इवन आपकी गाड़ी हो, और अब तो घर के अंदर भी सेंसर लगे होते हैं, एवरी सिंगल थिंग इज जनरेटिंग डेटा। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि भाई क्या हम लाइक व्हाट कैन वी डू विद दिस डेटा एंड हाउ डू वी मैनेज ऑल ऑफ दिस। तो कि मोर इम्पोर्टेंटली कि हमारे पास डेटा है क्या, जो डेटा है वो किसी काम का है, इज इट ट्रस्टवर्दी और नॉट, जो डेटा हमारे पास आ गया है उसको यूज करने वाले लोग कैसे हैं, उनको प्रॉपर एक्सेस है या नहीं है, जो भी हमारे पास डेटा इकट्ठा हो गया है उसको हमने सिर्फ स्टोर नहीं करना, उसका हमने फायदा भी उठाना है कोई ना कोई। तो इन सब चीजों को आंसर करने के लिए हमारे पास तीन तीन सवाल आते हैं। ये तीन तीन मेन एरियाज के अंदर इसको हमने आंसर करना होता है, और वो तीन मेन एरियाज हैं ऑपरेशनल डेटाबेसेस, एनालिटिक्स और डेटा गवर्नेंस। तो अब इस पूरे सोल्यूशन को हम एक वन बाय वन के अंदर हम डीप डाइव करेंगे। लेकिन इस पूरे सोल्यूशन को बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म कहा जाता है, कि बहुत सारे लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सर्विसेज एंड डेटा प्रोडक्ट्स, और दे ऑल अचीव द कॉमन गोल कि भाई हमारे पास डेटा बहुत सारा आ गया है। अब हाउ डू वी स्टोर दिस, हाउ डू वी डू एनालिटिक्स ऑन टॉप ऑफ इट, और हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारा डेटा सेफ है या नहीं। तो ये सारा इसके बारे में। तो अब हम डीप डाइव तो करेंगे उसके अंदर, लेकिन चूंकि आज का सेशन है डेटा सर्विसेज एंड डेटा प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा उनके बारे में पहले हमें ओवरव्यू थोड़ा सा सीख लेना चाहिए उनके बारे में कि हैं क्या असल में और इनका मकसद क्या है। सेंटर में आप देखें ऑपरेशनल स्टोर्स, एनालिटिक्स एंड गवर्नेंस की तो हमने बात की कि ये तीन मेन एरियाज हैं जो जिसमें हमारा डेटा की कॉन्वर्सेशन होती हैं सारी। लेकिन डेटा प्रोडक्ट्स इटसेल्फ जो हैं वो
उनकी क्या फीचर्स होनी चाहिए। तो हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड इज वन बिग फीचर की मतलब कि आप इसको ऑन प्रेम मतलब कि जिस तरह हमारे ऑन प्रेमिसेस फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें भी काम आना चाहिए, प्लस ऑन द क्लाउड भी काम आना चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। कि आपकी कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी भी ऑन प्रेम है, कुछ चीज़ें ऑन द क्लाउड है, और फिर भी ये सीमलेसली चल रही हैं। सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न है आजकल, तो सिक्योरिटी शुड ऑलवेज बी टॉप ऑफ माइंड। परफॉर्मेंस एंड स्केलिंग जो है, दैट इज अ बिग टॉकिंग पॉइंट इन क्लाउड सर्विसेज। क्योंकि अब हार्डवेयर तो आपका लाइक फिजिकल हार्डवेयर है नहीं, विच मीन्स जब भी आपको जरूरत पड़े तो यू शुड बी एबल टू स्केल अप फॉरन। कि अगर आपको कोई कोई वर्कलोड ऐसा आया है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूट एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऑन द फ्लाई यू कैन रिक्वेस्ट दैट कंप्यूट और आपका वर्कफ्लो स्टॉप नहीं होगा जिस तरह पहले हुआ करता था। और आजकल के ज़माने में एआई का बहुत फोकस है, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डेटा प्रोडक्ट्स, जो जो डेटा सर्विसेज आजकल जो है हमारी, सब में एआई कहीं ना। ठीक है, अब हम जरा डेटा प्रोडक्ट्स जो सर्विसेज हैं इटसेल्फ उनको भी जरा देख लेते हैं कि इनमें है क्या क्या। ऑन द स्क्रीन थिंक अबाउट 2 डजन डेटा प्रोडक्ट्स तो हैं, broken down into those three different areas: data stores, analytics and governance. Data stores जो है मतलब जो जहाँ पे हम अपना डेटा जो है सेफली रखेंगे, पहले किसी तरह लोड करेंगे, दैट विल बी आवर लाइक बेस ऑफ ऑपरेशंस, वहां से हम शुरू करेंगे सारा काम। एनालिटिक्स का क्या मतलब है कि एक बार हमारा डेटा आ जाए उसके बाद हम उसके ऊपर क्या उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और गवर्नेंस ऑफ कोर्स इज मेकिंग श्योर कि जो ये सब हमारा इकोसिस्टम बन गया है वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हम ऑलमोस्ट इन सब में से, और लाइक एवरी सिंगल वन हम ऑलमोस्ट हम टच करेंगे आज की कॉल में। लेकिन बिफोर वी डाइव अ बिट मोर डीपर इनटू इट, हमें पहले क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को भी थोड़ा समझना चाहिए। अभी जिस तरह मैंने बात की, थोड़ा ओल्ड स्कूल तरीका ये होता है कि ऑन प्रेमिसेस हमारे सारे सर्वर हुआ करते हैं। मतलब कि आपके ऑफिस की बिल्डिंग में किसी एक कमरे के अंदर बहुत से सर्वर लगे होंगे और आप लोग सब उस पर कनेक्ट कर रहे होंगे, सारा काम उस पर चल रहा होगा हमारा। तो उसका मसला ये था कि इट वाज बाउंड टू दैट लोकेशन, और कोई मसला इंचार्ज ऑफ इट, कुछ भी हुआ, कुछ कोई एक डिवाइस भी ऊपर से नीचे होगी तो आपको खुद जाके फिजिकली उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको अब डिफरेंट टीयर्स में उसको सॉल्व किया गया। दो जो फर्स्ट टीयर है उसका, उस सोल्यूशन का, उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसमें ये होता है कि जो डेटा सेंटर्स देमसेल्व्स हैं, जो आपके सर्वर्स हैं, वो आप कहते हैं कि मुझे अपने पास नहीं चाहिए, मुझे बस कोई कंप्यूट, कोई मशीन दे दें आप जो कि किसी और डेटा सेंटर में है, मैं उससे कनेक्ट कर लूंगा खुद, और मैं उसके ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन, अपना विंडोज खुद इंस्टॉल करूंगा और उसको खुद चलाऊंगा। तो बेसिकली अगर उस कंप्यूट उस हार्डवेयर में कोई मसला हुआ तो मेरा मेरा कोई कोई मैं ठीक नहीं करूंगा उसको, माइक्रोसॉफ्ट खुद करेगा उसे ठीक। दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसका नेक्स्ट जो है लेवल फ्रॉम दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसके अंदर होता है कि कंप्यूट एंड जो हार्डवेयर इटसेल्फ है वो तो है ही माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके ऊपर इवन लाइक विंडोज इंस्टॉल करना, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो सब भी माइक्रोसॉफ्ट ही हैंडल करे। आपके पास बस लाइक आपको एक एंड पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाए, और वो एप्लीकेशन जो है वो उसमें आप अपनी चीज़ें खुद चेंज करें, आपने जिस तरह चीज़ें इंस्टॉल करनी है आप वो करें, और आप अपना यूज़ करना शुरू कर दें। तो दैट्स कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और बिल्कुल एंड पे जो टॉप मोस्ट टीयर है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देख, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट खुद करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक समझे कि आपको एक पोर्टल या एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने को मिल जाएगा और यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद इट। सब कुछ, कोई भी अपडेट्स होंगी, कुछ होगा, सब जो है माइक्रोसॉफ्ट खुद हैंडल करेगा। तो दैट इज सॉफ्टवेयर सर्विस। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे ऑफिस 365 आप यूज करते हैं, आप बस इंस्टॉल कर लेते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, कोई अपडेट्स वगैरह आती हैं सब बैक एंड में चल रही होती हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो उसी तरह का ये तीन चीजें। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने अभी इन सब में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके इसकी बेसिस पे डिफाइन होते हैं। तो यही उसकी अब थोड़ी सी पेयरिंग भी आ गई कि एजर का डेटा सेंटर होगा उस सबके नीचे, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अगर आपको चाहिए, मतलब आप नेटवर्किंग वगैरह जो है
नेटवर्किंग एंड वर्चुअल मशीन्स और इस तरह सब चीज़ें आपको सेटअप करके दे दी जाएंगी, उसके ऊपर आपने जो करना है वो करें। या फिर प्लेटफॉर्म एज सर्विस ये होगा कि उससे एक लेवल ऊपर के वीएम्स वगैरह भी सब माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करेगा, लेकिन ये सब प्रोडक्ट बने बनाए आपको मिल जाएंगे। मतलब सीक्वल डेटाबेस आपको चाहिए, सीक्वल डेटाबेस मिल जाएगी। एजर की और मतलब आपको मशीन लर्निंग का स्टोरेज चाहिए, वो मिल जाएगा। आपको वीएम्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक एन में एक सास का भी लेवल होता है, उस पर भी हम एक प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हम उस पर एन में जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब हम डीप डाइव करना तो डीप डाइव से स्टार्ट हम करेंगे इस पे कि ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स के साथ कि सबसे पहला काम ये है कि मेक श्योर करना है कि जो डेटा हमारे पास है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो सिक्योर है, और यूजेबल है। जब तक आप यूज उसको नहीं कर पाएंगे उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। यू नीड टू मेक श्योर कि जो डेटा है उसको आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई यूजेबल फॉर्म कुछ निकाल रहे हैं उसका। तो द टू मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल स्टोर्स हमारे पास जो होते हैं, दैट्स एक उनमें से है रिलेशनल डेटा और दूसरा है नॉन रिलेशनल डेटा। तो रिलेशनल डेटा होता है, समझे, टेबल की फॉर्म में, जो रोज एंड कॉलम्स की तरह होता है। मोस्ट डेटाबेसेस जो यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर लाइक व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, वो इसी फॉर्म के होते हैं। मतलब उनमें रोज होती हैं, उनमें कॉलम्स होते हैं। अगर आपने डेटाबेसेस यूज नहीं किए तो आप एक्सेल की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर भी रोज एंड कॉलम्स के अंदर सब कुछ नीटली ऑर्गेनाइज होता है। नॉन रिलेशनल डेटा जो है वो डिफरेंट होता है, वो टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता। वो अक्सर जो है वो हायरार्कीज के फॉर्म में होता है कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट हो रहा होता है। मतलब आपने कभी अगर जेसॉन फाइल देखी हो तो उस फॉर्म में होता है, या फिर ट्रीज की फॉर्म में होता है, ग्राफ्स की फॉर्म में होता है। तो उसको स्टोर करने के फिर डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको भी हम देखेंगे आज। तो एजर सीक्वल से आज आज हम बेसिकली ऑलमोस्ट अ डजन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू जाएंगे और हम हाई लेवल जाएंगे। ये मेन मकसद ये है कि आप जब भी इसका नाम सुने गोइंग फॉरवर्ड, तो यू नो कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या मकसद है। और फिर ऑन द साइड अगर आपने बेशक डीप डाइव करना हो तो यू कैन डू दैट, और रिसोर्सेज भी हम शेयर करेंगे एट द एंड दैट कैन हेल्प यू विद दैट। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे हर हर डिफरेंट प्रोडक्ट का, ये करती क्या है और किस इंस्टेंस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एजर सीक्वल से शुरू करते हैं। एसक्यूएल अगर आपको आइडिया ना हो, तो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया रिलेशनल डेटा, विच मीन्स के टेबल्स टेबल्स की फॉर्म में एसेंशियली जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर हो, तो फिर हम उस पर क्यूरी लिखते हैं और उससे फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑन द वेरी लेफ्ट जो है वो ऑन प्रेमिसेस सिस्टम्स हैं। ऑन प्रेमिसेस वर्जन ऑफ सीक्वल जो है उसे हम आप फेमिलियर हो विद, इट्स कॉल्ड सीक्वल सर्वर। वो अगर हमने उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर हमने मूव करना है इनटू द क्लाउड, और हमने हमने बेसिकली वर्चुअल मशीन्स के ऊपर अपना सब कुछ अपना सारा सेटअप करना है, मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करना है उसे। तो उस फॉर्म ऑफ एजर सर्वर ऑन एजर वीएम्स, जो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। द सेकंड ऑप्शन इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टाइप चीज, जिसे हम कहते हैं एजर सीक्वल मैनेज्ड इंस्टेंस, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है एजर सीक्वल सर्वर के। लेकिन इट इज प्लेटफॉर्म एज सर्विस, मतलब आपको वीएम्स और जो पीछे नीचे जो इसका कंप्यूट एंड जो सर्वर्स है उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको बस एक इंस्टेंस दे दिया जाता है, ये आपका डेटाबेस है। सारी ऑप्शन उसमें होती हैं फॉर एजर सीक्वल, फॉर सीक्वल सर्वर, और आप उसको इसमें यूज करें। और फिर फाइनली है एजर सीक्वल डेटाबेस, जो कि प्योरली क्लाउड नेटिव है, जो कि एक कहने की बहुत ही लाइट यूजेबल फॉर्म है एजर सीक्वल की, बहुत पॉपुलर है। और दिस इज इन्फिनिटली स्केलेबल भी है उस सेंस में कि आप जितना आपने डेटा डालना है इसमें, आप यू कैन पुट द डेटा इन एंड यू कैन प्ले अराउंड विद इट। अब इनके यूज केसेस जो है स्लाइटली डिफरेंट है। कि अगर आपने लेट्स सपोज आपके पास एक ऑन प्रेम आपकी एक सीक्वल सर्वर की पूरी एक इकोसिस्टम है, और आपने अभी तक जो है उसी जैसे आपने ऑफिस के कमरे के अंदर सारे सर्वर बने हुए हैं, और आपने कहा कि दिस इज टू मच फॉर मी, मैं नहीं मैनेज कर सकता है। द फर्स्ट स्टेप वुड बी
कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सीक्वल सर्वर ऑन एजर वर्चुअल मशीन्स, ये अपनाएं। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सब सर्वर्स अपने पास अपने डेटा सेंटर्स में स्पिन अप कर देगा, और आपने सिर्फ इस सारा अपना सोल्यूशन एक सर्वर से दूसरे जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्वर पे डाल देंगे, तो उसमें आपके एप्लीकेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, बस कहने के री होस्टिंग कहलाती है। बस आपने एक सर्वर से उठाया आपने ऑन प्रेम से, और आपने क्लाउड में डाल दिया, और आपने बेशक अपना ऑन प्रेम सर्वर जो है सब स्क्रैप कर दिया। सेकेंड ऑप्शन ये होती है कि आपने कहा अच्छा मैं मूव तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों ना मैं जरा क्लाउड नेटिव सोल्यूशन की तरफ जाऊँ, अपना एप्लीकेशन अपने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करूँ। उस केस के लिए बेस्ट है कि आप ये मैनेज इंस्टेंस यूज करें, क्योंकि इसमें सारे सारे सीक्वल सर्वर के सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उनमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे इवन व्हेन यू मूव टू द मैनेज इंस्टेंस। तो आपको क्लाउड के भी सारे फायदे मिलेंगे, और आपको जो पुराने सीक्वल सर्वर कैपेबिलिटीज भी सब मिलेंगी। और अगर आप फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हैं, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज जस्ट गो फॉर एजर सीक्वल डेटाबेस। तो द फास्टेस्ट लीनेस्ट वर्जन ऑफ एजर सीक्वल, और मोस्ट न्यू एप्लीकेशंस जो हैं वो इसमें बनती हैं। ठीक है, और सिमिलर हमने जो क्लाउड ऑपरेटिंग मॉडल जो पहले देखा था, सेम एग्जैक्ट वही वही फीचर्स यहाँ पे भी हाईलाइटेड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, मैनेज्ड इंस्टेंस और डेटाबेस में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ों का अपने ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह वीएम्स वाला जो आई एस वाला जो हमारा जो फर्स्ट वाला है, उसमें इवन बैकअप्स वगैरह आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि एजर सर्वर में, जो एजर सीक्वल डेटाबेस में और एजर सी में सब माइक्रोसॉफ्ट खुद हैंडल करता है। और एक नई एंट्री यहाँ पे है एजर सीक्वल एज की है, विच इज़ अ न्यूइश थिंग, जो बेसिकली अब एज डिवाइस एज कंप्यूटिंग ऐसी हुई कि आपके एंड डिवाइसेस लाइक फोन्स और इस तरह के एंड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप उनके ऊपर भी चला सकते हैं। तो कभी आपको वहां पे जरूरत हो तो आप एजर सीक्वल एज भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक इस साइड में बेसिकली वही जो बात की हमने कि कब हम आईएस यूज करें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, कब हम पास यूज करें, प्लेटफॉर्म एज ए, बेसिकली व्हेन डू वी यूज आईएस वर्सेस पास। और उसमें यही डिस्कशन है कि अगर आप अभी पुराने वर्कलोड्स को मूव कर रहे हैं तो मे बी आईएस इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपने मॉडर्नाइज करना है, देन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं, सर यहाँ नीचे एच एन आर ब्लॉक की एक एग्जांपल है कि आप यू कैन स्टार्ट विद जस्ट डूइंग आईएस। फेज वन में आप आईएस में मूव कर लें, अपने सारे पुराने जो ऑन प्रेम सर्वर्स हैं उनको डीकमीशन करके सीक्वल ऑन एजर वीएम्स पे आ जाए, और फिर स्टेप टू में आप जो है उसको वहां से मूव करके सीक्वल मैनेज इंस्टेंस पे या सीक्वल डेटाबेस पे आ जाए। दैट्स हाउ बेसिकली आप अपने सीक्वल वर्कलोड्स को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। हमने बहुत बात कर ली, अब हमने एजर सीक्वल की इन जनरल। एजर सीक्वल, अब नाम से भी आपको पता लग रहा है कि ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। इसका बैकएंड जो है सीक्वल सर्वर वगैरह सब, इनका कोड जो है ये ओपन सोर्स नहीं है। सिमिलर टू टेराडेटा सीक्वल, सिमिलर टू ओरेकल सीक्वल, इन सब के जो कोड है, जो कोड बेस इटसेल्फ है, दैट्स नॉट ओपन सोर्स, ये इनकी अपनी टेक्नोलॉजीज है। तो अब ये भी है, ये होता है यूज केस के, अब सम कस्टमर्स से कि भाई हमें ओपन सोर्स डेटाबेसेस के साथ काम करना है। तो उस केस में यू हैव एज डेटाबेस फॉर पोस्टग्रेस सीक्वल, एज डेटाबेस फॉर माई सीक्वल, और एज डेटाबेस फॉर MariaDB, विच जो कि तीन सबसे यूजफुल, सबसे मतलब यूज्ड आजकल के ओपन सोर्स डेटाबेसेस हैं ये भी लाइक सीक्वल बेस्ड सब कुछ, लेकिन बस इनका जो जो कोड बेस है, जिस तरह ये काम करते हैं, दोज आर नॉट प्रोप्राइटरी, ये ओपन सोर्स है। इस तरह कैशिंग भी अक्सर आपको कभी चाहिए होती है, जब आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से चाहिए होती है, बहुत ऑफन चाहिए होती है, तो आप उसमें फिर ये कैशिंग की एबिलिटी भी है इसके अंदर। और हमने सब सीक्वल की बात कर ली, एंड में आती है नो सीक्वल की बात, मतलब कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस भी अगर आपने यूज करनी है तो उसमें कॉस्मोस डीबी आता है। इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम जल्दी जल्दी फोकस करते हैं जरा। तो अब जरा डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा ओपन सोर्स डेटाबेसेस के अंदर। आजकल तो मोस्टली प्रोप्राइटरी डीबीज ही जैसे एजर हो गया, ओरेकल, टेराडा वगैरह, लेकिन पीपल आर माइग्रेटिंग टू ओपन सोर्स डीबीज अलॉट। स्पेशली जो नई एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है आजकल, वो मोस्टली ओपन सोर्स डेटाबेसेस में हो रही है। सो लाइक मतलब एजर की जरूरत नहीं, लेकिन बस पोस्टग्रेस इन जनरल,
माई सीक्वल, MariaDB, इन सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो उन उनको कवर अप करने के लिए उनमें उनको भी एजर के अंदर लाइक अकोमोडेट करने के लिए we are like fully compatible with all of those different types of SQL languages. तो उनके हर एक के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बेसिकली अपनी सारी एप्लीकेशंस जो हैं उसी तरह एजर में भी चला सकते हैं। एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी थी, दैट इज नो सीक्वल। तो नो सीक्वल का ये होता है कि जो डेटा है दैट स्टोर्ड डिफरेंटली, रिलेशनल नहीं होता, और टेबल्स नहीं होते, जैसे हमने बात की। और उनकी एक अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे, ये जो जो चार डिफरेंट शेप्स उन्होंने दिखाए हुए हैं कि किस तरह का डेटा हो सकता है। उसमें की वैल्यू हो सकता है, मतलब कि 1 to 1 पेयरिंग होती है। कॉलम बेस्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वन के अगेंस्ट डिफरेंट कॉलम्स आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्टोर भी हो सकता है, जैसा जेसॉन फाइल्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, लाइक इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। तो बहुत सारा डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं। द मेन यूज केस जो इनका होता है दैट इज कि बहुत फास्ट होता है कॉस्मोस, वेरी फास्ट, अंडर 10 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स वापस आता है। और और आखिरी चीज़ मैं भूल गया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्राफ कैपेबिलिटीज बेस के अंदर है। मतलब कि जिस तरह सोशल नेटवर्क्स के अंदर होता है, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह ऐसा यूज करते हैं, जिसमें कनेक्शंस बन रहे होते हैं बिटवीन पीपल एंड बैक एंड के, किसने पोस्ट लाइक की, कैसे किया, क्या हुआ। तो वो इस तरह की जो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। वो फिजिकली लाइक एफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए फिर ग्राफ इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर इस्तेमाल होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह की ग्रेमलिन है, मोंगोडीबी है, कैसेंड्रा है। तो इनको अगर आपने एजर में चलाना है तो वो एजर कॉस्मोस डीबी इज द प्रोडक्ट दैट यू विल यूज फॉर दिस। ठीक है, हमने अब कवर कर लिया ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स का सेक्शन सारा। अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और वो है एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली बात वो होती कि डेटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किधर है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक स्टोर्स भी देख लिए कि कहाँ कहाँ हम किस किस तरह का डेटा वहां रख सकते हैं और कैसे रखेंगे। लेकिन डेटा आ भी गया, अब द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम एनालाइज और हम इंसाइट्स कैसे जनरेट करें आउट ऑफ दैट डेटा। वरना डेटा का तो कोई फायदा ही नहीं अगर आप उससे उसका कोई काम नहीं निकाल सकते, उससे कुछ इंसाइट्स नहीं ड्राइव कर सकते। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन डीप डाइव में जाने से पहले, द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड वांट टू टॉक अबाउट इज डेटा लेक्स। शायद आप लोगों ने काफी, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड कि भाई डेटा लेक भी कोई चीज है, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो जिस तरह डेटाबेसेस की हमने बात की, उसी तरह का डेटा स्टोर ही समझे उसको। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट द आइडिया इज सिमिलर, कि डेटा को स्टोर करना है। और जो द मेन फोकस इज के जो डेटा को इंजेस्ट करना आसान होना चाहिए, बहुत चीप होना चाहिए, और कोई प्रोप्राइटरी लैंग्वेज ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम बस एक ही टूल से उसको एक्सेस कर सकें। ओपन फॉर्मेट होना चाहिए कि कोई भी हम टूल हम कनेक्ट कर लें इस चीज़ के साथ तो वो चल जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली, जो डेटा लेक को सपोर्ट करता है, उसको एजर में कहते हैं एजर डेटा लेक स्टोरेज, और एडीएलएस कहलाता है वो। तो एडीएलएस है क्या? बेसिकली द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस वुड बी कि समझें कि आपके पास एक एक फोल्डर है ऑन द क्लाउड, जिसमें आप बस कुछ भी डेटा रख सकते हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म, किसी तरह का भी हो, आप वहां पे उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो चाहे पिक्चर्स हो, चाहे वीडियोस हो, इवन एक्चुअल टेबल बेस्ड डेटा भी हो, आप सबको वहां पे स्टोर कर सकते हैं बहुत इजीली। अब जो जो बात बेसिकली यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ मैं, कि जैसे हमने बात की, पिक्चर्स, वीडियोस, टेबल्स, फाइल्स, कुछ भी हो, वो सब आपने किसी इजी तरीके, इजी जगह पे स्टोर करना है। और अब हमारे आजकल के जितने भी एनालिटिक टूल्स हैं, जितने भी लाइक समझे कि लेक हाउस का शायद नाम आपने सुना हो, तो वो सब कुछ, इन सब की बेसिस जो है वो
एज़्योर डेटा लेक स्टोरेज ही होती है नीचे। तो मतलब कि आप अगर ऊपर वो जो टूल्स जो मैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनमें आप बेशक टेबल्स बना रहे हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो, आपको उन टूल्स के अंदर जो है लग रहा है कि आप टेबल्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन असल में बैक एंड पे वो सब जो है फाइलों पे ही चल रहे होते हैं। तो आजकल के ज़माने में जिस तरह आपने वेयरहाउस एंड लेक हाउस का जो 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 2 डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि जो वेयरहाउस है उसमें सारा डेटा जो है वो यूजुअली एक टेबल की फॉर्म में पड़ा होता है ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जो लेक हाउस होता है उसके अंदर फाइलों के अंदर पड़ा होता है। और वो जो फाइल्स हैं वो एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट्स की होती हैं। आजकल सबसे फेमस जो फॉर्मेट है उससे डेटा पार्के बोला जाता है। तो वो फाइल्स आप बेशक वीडियोज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन जब टेबल्स वगैरह बनते हैं लेक हाउस के अंदर, तो वो उस डेल्टा पार्के फॉर्मेट में होते हैं यूजुअली। तो वो आप नॉर्मली आप खोल के पढ़ें तो ज़्यादा सेंस नहीं बनेगी, लेकिन प्रॉपर आप जब किसी कोड के थ्रू जाएँ, जब आप उसको रीड करें थ्रू द प्रॉपर लैंग्वेजेज़, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो टेबल की तरह ही मिल जाएगा। तो आपके लिए बेशक बिल्कुल सीमलेस होता है वो। लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था कि जब भी आप सुने लेक हाउस वगैरह का, तो द कॉन्सेप्ट इसके बैक एंड पे फाइल्स है नीचे, और ऊपर उसके जो है वो आपको सीमलेसली टेबल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रेशन की। कि समझने कि हम अभी एनालिटिक्स के अंदर बात शुरू की, हमने सोर्सेज अपने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई हमारे पास ये 5-6 डिफरेंट सोर्सेज हैं, हमने इनको इंजेस्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर, और उनको किसी तरह खींच के अपने सिस्टम में लेके आना है, कहीं स्टोर करना है, और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं हो, क्या पता ये बाहर एक्सटर्नल सिस्टम्स के अंदर हो, लाइक ऑरेकल, कुछ ऑरेकल में पड़े हुए हैं, कुछ फाइल्स में पड़े हुए हैं, कुछ अलग-अलग बहुत स्कैटर्ड है। तो हाउ डू वी पुल ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन टुगेदर? तो उसका सॉल्यूशन है एज़्योर डेटा फैक्ट्री। तो एज़्योर डेटा फैक्ट्री जो है एक सिंपल, नो कोड, लो कोड सॉल्यूशन है फॉर, यूआई बेस्ड है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, और बहुत पावरफुल है इन द सेंस कि आप इसमें ओवर 100 डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है बेसिकली? अब जैसे हमने कहा कि हमने लेफ्ट साइड पे देखना है कि हमने बहुत से डिफरेंट सोर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, और हमने इंटीग्रेट करना है। तो यूजिंग द कनेक्टर्स दैट आर बिल्ट इनटू एज़्योर डेटा फैक्ट्री, आप यूआई के थ्रू जो है आप यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सब आपको। अगर एक लाइन ऑफ कोड भी लिखनी नहीं आती तो दिस इज द टूल फॉर यू। कुछ आपको एसक्यूएल अगर नहीं आती, आपको पाइथन या स्पार्क नहीं आता, कोई मसला नहीं है। आप सब कुछ जो है एज़्योर डेटा फैक्ट्री के अंदर क्लिक एंड पॉइंट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। तो आप उसके थ्रू लेके आएंगे, और आप अपने डेटा स्टोर में सेव कर लेंगे, चाहे वो एज़्योर डेटा लेक हो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, चाहे वो एज़्योर सीक्वल हो, कुछ भी हो। तो आप उसमें स्टोर करके फिर बाद में विजुअलाइज करके रिपोर्टिंग करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑन हाई लेवल। और वो किस तरह लगता है, ये जो इस स्लाइड में बेसिकली थोड़ा विजुअल सैंपल है एक वर्कफ्लो का, जो डिफरेंट अलग अलग सोर्सेस से ऑन द लेफ्ट इंफॉर्मेशन पुल कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात आती है तो दो दो वर्ड्स हैं, ईटीएल एंड ईएलटी, extract, transform, and load. And extract, load, and transform basically different types of processes हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि how do we pull data from our sources, किस तरह उसको चेंज करके हम अपने टारगेट बेसिकली जहाँ पे हमें एक्चुअली डेटा चाहिए कंसोलिडेट, वहाँ कैसे लोड करें। और ये सब कुछ जो है वो एडीएफ थ्रू द यूआई कर लेता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बैक एंड इसका जो प्रोसेसिंग जो होती है वो सब होती है अपाची स्पार्क के अंदर। तो स्पार्क एक फ्रेमवर्क है जो कि बना ही हाई अमाउंट्स ऑफ डेटा को एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपको स्पार्क आती है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती तो एज ए डेटा फैक्ट्री इज द परफेक्ट टूल फॉर इट। तो वो स्पार्क की जो स्पीड है वो भी यूज करता है, लेकिन यूजर को बिल्कुल पता नहीं चलता, और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सिर्फ आपको ऐसा लगता है बस आपने बस सिर्फ यहाँ से क्लिक किया, एंड दी एंड जो है वो खुद ही कोड जनरेट करके चला देगा वो, और डेटा आपका डिफरेंट सोर्सेज से खींच के ले आएगा। तो ये था एडीएफ। अब उसके काउंटर
बिल्कुल क्या कहने हैं, उसका उसका 180। एक और तरीका ये भी है कि जैसे एडीएफ में हमने सब कुछ जो है वो यूआई बेस्ड कर लिया, लेकिन व्हाट इफ यू आर ए कोडर और आपको अपाची स्पार्क भी आता, और यू वांट टू यूज द फुल पोटेंशियल ऑफ स्पार्क, कि भाई मुझे लाइक इतनी अच्छी स्पार्क आती है कि आई कैन मेक डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह, कि मैं अपना कोड जो है बहुत efficiently चला सकता हूँ, और बहुत जो मेरी जो इंटीग्रेशन प्रोसेस जो मैं बनाऊंगा वो बहुत एफिशिएंट होगा। तो उस केस में क्या यूज करना चाहिए मुझे, उसका सोल्यूशन है एज़्योर डेटाब्रिक्स। तो डेटाब्रिक्स इटसेल्फ भी एक अलग कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो एज अ फर्स्ट पार्टी ही है, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वाज अ पार्टनर, और एज़्योर डेटाब्रिक्स इटसेल्फ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो अलग से भी आप डेटाब्रिक्स यूज कर सकते हैं, और विद इन माइक्रोसॉफ्ट तो आपको एज अ फर्स्ट पार्टी सोल्यूशन ही लगेगा वो। तो काम एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है, बट इट्स अ डिफरेंट टूल सेट बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ये जो डेल्टा पार्क है और ये सब ओपन फॉर्मेट्स हैं, ये सब डेटाब्रिक्स ने ही शुरू किए थे, और वही इनोवेट कर रहे हैं इसको। तो वही डेटाब्रिक्स इज मेंटेनिंग द कोड बेस फॉर दैट, वो अपडेट्स करते हैं और फिर ऑल अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स वो अपडेट हो जाती हैं, फिर हम उसके न्यूएस्ट वर्जन्स को यूज कर रहे होते हैं। तो अगेन जस्ट टू सम अप, अगर आप कोड फर्स्ट हैं या प्रो कोड हैं, या यू वांट कि ज़्यादा आपको यू यू वांट दी more efficient changes, तो Azure Databricks is best for you। तो ये यहाँ पे इस वाली स्लाइड में जो है वो उसके यूआई का भी थोड़ा दिखा रहे हैं कि किस तरह आप उसमें नोटबुक्स बना सकते हैं, किस तरह आप उसमें स्पार्क कोड के थ्रू जो है वो डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, सब कुछ जो है वो प्रो कोड बेस के थ्रू हो सकता है। और ये भी नहीं कि आपको अगर सिर्फ पाइथन या स्पार्क आती है तभी आप कर सकते हैं, इसके अंदर सपोर्ट है फॉर स्पार्क सीक्वल एज वेल। तो उसी कोड के अंदर, उसी नोटबुक के अंदर आप 3 लाइनें जो है वो लिख दें स्पार्क के अंदर, अगली 4 लाइनें लिख दें सीक्वल के अंदर, अगली 5 लाइनें फिर स्पार्क में आ जाए। वो इतना एफिशिएंट है और इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही स्विच करता रहेगा इंजन्स, एंड इट विल जनरेट द रिजल्ट्स फॉर दैट। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी है इन द सेंस के उसी डेटा सेट के ऊपर आप डिफरेंट तरीके से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बस डिफरेंट, जिस तरह हमने डेटा स्टोर्स के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट तरीके की डेटा स्टोर्स हैं फॉर डिफरेंट यूज केसेस, सिमिलर यहाँ पे डिफरेंट तरीके की एनालिटिक्स सर्विसेज हैं और इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिपेंडिंग कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। अब इस पॉइंट तक हमने कम से कम कितने थिंक 40 मिनट्स हमने एक दर्जन डिफरेंट डेटा सर्विसेज एंड डेटा प्रोडक्ट की बात कर ली है वैसे। तो ये एक स्लाइट इशू भी है एक तरह से, स्पेशली फॉर पीपल दैट आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें एक मॉडर्न डेटा वेयरहाउस की, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारी सोर्सेज हैं, हमने एज ए डेटा फैक्ट्री यूज किया, हमने इंजेस्ट किया, मतलब हमने वो कनेक्टर्स यूज किए, डेटा पुल किया, प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म किया। अब हम उसमें हम एज ए डेटा फैक्ट्री के अंदर भी आप यूआई के बेस पे यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स, आप ट्रांसफॉर्म कर लें, इस कॉलम को यहाँ हटा दें, इस रो को यहाँ ऐड कर लें, ग्रुप बाय कर लें, मल्टीपल चीजें आप कर सकते हैं उसके अंदर। ट्रांसफॉर्म आपने सारा कर लिया, या फिर इफ यू आर प्रो कोड तो आप एज ए डेटाबेस के अंदर वो सब ट्रांसफॉर्म कर दें। इन दी एंड आप उसको एक सीक्वल डेटा वेयरहाउस में लोड कर दें और उसके ऊपर पावर बीआई की रिपोर्ट्स चला दें। तो इस सिर्फ इसी के अंदर हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो इधर यूज हो गए, 5 इफ यू काउंट एज डेटा लेक स्टोरेज एज वेल। तो एक इसका कुछ साल पहले जो है ये डिस्कशन हुई कि व्हाई नॉट हम इसको यूनिफाई करना शुरू कर दें, कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम एक सिमिलर प्रोडक्ट के अंदर क्यों ना डाल दें। तो मतलब कि सीक्वल एंड स्पार्क दोनों यूज हो रहे हो, सब डेटा इंटीग्रेशन वगैरह सब उसके अंदर हो रही हो, लेकिन टूल्स को यूनिफाई कर दें। तो उस वक्त जो एक टूल था, और मैं इसको वर्जन 1 कहूँगा क्योंकि उसका इसका अब एक नया वर्जन भी आ गया है जो कि काफ़ी एडवांस है इससे, और काफ़ी जो पहले वाले वर्जन में से थे वो काफ़ी कवर अप हो जाते हैं उसके अंदर।
तो उसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी इसको वर्जन 1 का नाम था एजर सिनेप्स एनालिटिक्स। मतलब इसके अंदर मल्टीपल टूल्स को मर्ज करके सब कुछ बनाया गया था कि सीक्वल भी है, स्पार्क भी है, डेटा इंटीग्रेशन भी कर लें, एनालिसिस भी कर लें, सब कुछ कर लें इसके अंदर, एक ही टूल के अंदर, एक ही यूआई के अंदर, और फिर आप पावर बीआई में बेशक जाके अपनी रिपोर्टिंग कर लें। तो जो अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं कि किस तरह ये दिखता है, किस तरह इसमें लाइक इसकी यूआई किस तरह की है, तो जिस तरह मैंने आपको एडीएफ एज डेटा फैक्ट्री में दिखाया था, ये इसके अंदर भी देखें उसी तरह बिल्ट इन सब कुछ उसी तरह। एक आप ड्रैग एंड ड्रॉप, आपके पास एनवायरनमेंट है कि आप डिफरेंट सोर्सेज को ड्रैग कर लें, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन डाल दें, डिफरेंट फिल्टर्स डाल दें, इन दी एंड आप उसमें जॉइन भी कर लें, और सब कुछ कर करा के आप एक एंड डेटा स्टोर में, डेटा वेयर हाउस में, जहाँ पे भी आपको दिल चाहे आप डेटा को लोड कर दें, सब यूआई बेस्ड। तो ये तो कवर हो गया एजर डेटा फैक्ट्री वाली बात। अगर आप सीक्वल एक्सपर्ट हैं तो यही सारा काम आप एसक्यूएल के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रोसीजर्स लिख लें आप इंसर्ट डेटा पुल करना है, फाइल से पुल करना है, कहीं लाइक डेटा लेक से पुल करना है, सब कुछ आप प्योर सीक्वल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। एंड ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप स्पार्क एक्सपर्ट हैं, पाइथन एक्सपर्ट हैं, तो आप स्पार्क के अंदर भी वही सब काम जो है उसी के थ्रू सब एक सेम टूल में यहां से भी कर सकते हैं। तो अब ये था आइडिया यूनिफिकेशन का कि भाई वी हैव सो सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्यों ना इसको यूनिफाई करें। तो कभी अगर आप एजर सिनेप्स की बात सुने तो आप समझें कि इट्स अ यूनिफिकेशन। मतलब वापस चला जाऊँ इसके ऊपर ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। इट्स अ यूनिफिकेशन ऑफ एजर डेटा फैक्ट्री, एजर डेटाब्रिक्स की कुछ कैपेबिलिटीज, एजर सीक्वल डेटा वेयरहाउस, इन सबको मिला के एजर सिनेप्स एनालिटिक्स। अब इस पिक्चर को आप याद रखिए क्योंकि ये थोड़ी देर बाद भी काम आएगी हमारे, क्योंकि जब हम इसके वर्जन 2 की बात करेंगे तो वील सी कि हमने इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड की। एक चीज़ जो बाहर है अभी फॉर नाउ पावर बीआई, उसके ऊपर भी हम वेरी शॉर्टली आते हैं। ठीक है, तो ये था एजर सिनेप्स, द फर्स्ट अटेम्प्ट एट integrating all of our different products into a single product। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, नए तरह का डेटा भी आता रहा। तो सबसे जो आजकल प्रेवलेंट डेटा है, स्पेशली लाइक मैं वहाँ सब बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज आईओटी डेटा। आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि बेसिकली सेंसर्स का डेटा है, डिवाइसेस का डेटा है, जो कि हर वक्त हर जगह डेटा, हर वक्त डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं डेटा, और फिर क्लाउड को भेज रही होती हैं। अब जैसे जैसे डिवाइसेस जो हैं वो उनकी कंप्यूट पावर बढ़ रही है, तो वो ऑन दी एज, मतलब अपने अंदर ही कंप्यूट भी कर सकती हैं, और एआई कैपेबिलिटीज भी आ गई हैं। और अब तो डिजिटल ट्विन्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया। मसलन कि आपके पास एक पूरी फैक्ट्री है जो आपके पास फिजिकली मौजूद है इन अ लोकेशन, आप उसका वर्चुअल वर्जन बना लेते हैं ऑन एजर, लाइक फिजिकली इन 3D सब कुछ एजर में बना होता है। और फिर आप उसके अंदर जाके भी डिफरेंट लाइक डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट नॉब्स, डिफरेंट सेंसर्स को जाके चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है इन इट्स लाइक इन इट्स वर्चुअल मॉडल इटसेल्फ। तो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है और इतना ज़्यादा डेटा आता है इनका, कि अब जो हमारे पास डेटा सोर्स स्टोर्स थे, एंड इवन जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग इंजन्स थे, जो मतलब सिनेप्स वगैरह या इवन एडीएफ वगैरह एज ए डेटा फैक्ट्री, उसमें इतना डेटा हैंडल हो ही नहीं सकता। मतलब ये पेटाबाइट्स एंड पेटाबाइट्स ऑफ डेटा आता है इन रियल टाइम। मतलब समझें कि आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें 1000 sensors are sending data every like few milliseconds कि ये टेम्परेचर है, ये पीएच वैल्यूज हैं, ये हो, तो वो इन अ टेबल या इन अ रिलेशनल फॉर्म तो मैनेज हो ही नहीं पाएगा। तो और मतलब और एनालिसिस अगर करना चाहें आप, तब भी जो है वो हो तो जाएगा, लेकिन क्यूरीज विल टेक आवर्स, बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो एक नया टूल बनाया गया था, उसे कहते हैं एजर डेटा फैक्ट्री। उसका बिल्कुल ही डिफरेंट एक आर्किटेक्चर है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम
रिलेशनल टेबल्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन लाइक नॉन रिलेशनल टेबल्स भी। और जो मेन इसकी बेस है उसे कहते हैं कूस्टो। और जो लैंग्वेज जिसके अंदर इसको काम किया जाता है दैट्स कॉल्ड KQL। तो KQL एंड कूस्टो जो है वो स्पेसिफिकली बने ही पेटाबाइट स्केल डेटा के को हैंडल करने के लिए है। और अगर आप वही क्यूरी लेट्स सपोज स्नोफ्लेक या इस तरह के सिस्टम में चलाएं जो कि रिलेशन सिस्टम है, तो उसमें आपको कई मिनट और घंटे लग जाएंगे। वर्सेस अगर आप वही क्यूरी KQL में चलाएं एज डेटा एक्सप्लोरर के थ्रू, तो वो आपको विद इन सेकेंड्स पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को स्कैन करके वहां से आ जाएगी, क्योंकि वो डिफरेंट मकसद के लिए बना हुआ है। वो उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है एंड दैट्स द मेन यूज केस। तो इस सब को जो है हम रियल टाइम एनालिटिक्स भी कहते हैं। मतलब कि इतना कुछ हो रहा है आपके रियल टाइम, आपको चेक करना है क्या हुआ क्यों हुआ, उसमें आप रिपोर्टिंग करनी है आपने। तो सब कुछ अगर आपको इस लेवल पे चाहिए फॉर रियल टाइम स्टफ, तो दैट इज द प्रोडक्ट फॉर दैट इज एज डेटा एक्सप्लोरर। ठीक है। अब फाइनली हम आते हैं पावर BI की तरफ। मे बी आप में से कुछ लोगों ने यूज किया हुआ हो इवन इन योर लाइक रिपोर्ट्स वगैरह, कभी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हो या आपको फॉर योर क्लास। तो पावर BI इज वेरी कॉमन एंड वेरी कॉमनली यूज। उसका मकसद मेनली तो ये है कि डेटा आपने सब लोड कर लिया, आपने ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। अब आपने इसको विजुलाइज करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ताकि यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन इट। तो डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी आम यूजर के लिए तो देखना बड़ा मुश्किल है कि भाई क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो उसको बिजनेस टर्म्स में जरा विजुलाइज करने के लिए पावर BI इस्तेमाल होता है। मसलन जिस तरह कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के और डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए हैं। मतलब आप स्कैटर प्लॉट्स आपने बनाने हैं, बार चार्ट्स बनाने हैं, जो भी करना है अपने डेटा को विजुलाइज करने के लिए पावर BI इज लाइक द बेस्ट टूल अराउंड। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत इंटुइटिव भी है। बस उसके अंदर भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। कोड फर्स्ट भी कैपेबिलिटीज हैं इसके अंदर, लेकिन मेनली इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू कोड, मौजूद है। आप अपने डेटा को इसमें लोड करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, डिफरेंट तरह के ग्राफ्स वगैरह बनाना शुरू कर दें। और जब हम बात करते हैं ग्राफ्स की, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ पुराना डेटा जो है उसको आप विजुलाइज कर लें। आप फ्यूचर डेटा प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं थ्रू ऑल ऑफ दिस। आपने डेटा लोड किया, ट्रांसफॉर्म किया, और जो इवन इन 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 एजर सिनैप्स या डेटाब्रिक्स, आप उसमें प्रिडिक्शन मॉडल्स वगैरह भी डाल सकते हैं एंड देन पावर BI में उसका विजुलाइज भी कर सकते हैं कि पिछले 1 साल या पिछले 5 साल में ये होता रहा, और हम अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में भी ये कर सकते हैं। तो उसके बेस पे हम इंफॉर्म डिसीजन कर सकते हैं और बिजनेस यूजर्स को एक विजुअली एक चीज दिखा भी सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने बहुत से डिफरेंट डेटा प्रोडक्ट, डिफरेंट डेटा सर्विसेज कवर कर लिए। एक चीज आखिर में जो रह जाती है वो है डेटा गवर्नेंस। कि डेटा सारा हमारा आ गया, रेडी है, यूजेबल भी है, लेकिन सॉरी मतलब कि हमने पहुंचा दिया रिपोर्टिंग तक, लेकिन अब हमने इंश्योर करना है कि डेटा जो हमारा आया है वो सिक्योर है या नहीं, जो सेफ है या नहीं, और यूजेबल है या नहीं। उस केस में हमें गवर्नेंस चाहिए होती है। अब और गवर्नेंस का जो मेन टूल है इन एजर, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट परव्यू। तो माइक्रोसॉफ्ट परव्यू का मकसद चार चार मेन चीजें। आपके पास बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आपने काफी सारे, आपने ADF यूज किया, डेटाब्रिक्स यूज कर लिया, आपने पावर BI यूज कर लिया, आपके पास डेटा आ गया, आपने डेटा रिपोर्ट कर दिया। अब आपने इंश्योर करना है कि चार चीजें होनी चाहिए डेटा, उस डेटा के लिए। डेटा डिस्कवरी होनी चाहिए, मतलब डेटा डिस्कवरेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई चाह रहा हो कि आपको आप डेटा ढूंढे, मतलब किसी ने सर्च करना है कस्टमर डेटा, कैसे पता चलेगा उसको कि कस्टमर डेटा कहाँ पे है? तो वो परव्यू में आएगा, लिखिएगा कस्टमर डेटा, और उसको वहां पे पूरी लिस्ट बन जाएगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर डेटा है हमारे पास। डेटा क्यूरेटेड होना चाहिए, मतलब जो डेटा ओनर्स हैं वो आके उस डेटा की अच्छी सी डिस्क्रिप्शंस डाल देंगे कि ये इस तरह का डेटा है, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आपको यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो वो एक एक यूनिफाइड एक एक्सपीरियंस है जिसके अंदर ये सब कुछ अवेलेबल है। डेटा मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपने सर्च कर लिया और आपको वो डेटा मिल गया जो आपको चाहिए, अब आपको एक्सेस कैसे मिलेगी इसकी? तो वो सब बिल्ट इन है इनटू परव्यू। आप एक बटन क्लिक करते हैं, बैक एंड पे जो है वो आपको उस डेटा की एक्सेस मिल जाएगी।
और फाइनली डेटा स्टेट हेल्थ, मतलब जितना डेटा आपके इकोसिस्टम में पड़ा हुआ है, इज इट हेल्दी, क्या डेटा की क्वालिटी है, क्या मसले आ रहे हैं, किस तरह उसको इम्प्रूव करना है, वो सब जो है वो फिर इस सोल्यूशन के थ्रू होता है विद इन परव्यू। ठीक, अब हमने अगेन कोई जॉब 15 हमने डिस्कस कर लिया। डिफरेंट यूजेस हैं, एक तरफ ऑपरेशनल डेटा स्टोर हो गया, एक तरफ एनालिटिक्स हो गया, फिर गवर्नेंस भी आ गई, फिर रिपोर्टिंग भी आ गई। सब कुछ डिफरेंट है। हमने सिनैप्स भी देख लिया जिसके अंदर हमने कोशिश की थी कि दो तीन प्रोडक्ट को मिला के एक यूनिफाइड प्रोडक्ट बने। लेकिन अब उससे भी आगे एक चीज आ गई है जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। तो अब फैब्रिक के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है क्या फैब्रिक। जैसे मैंने बात की थी कि पहले के सिनैप्स वाज वर्जन 1 ऑफ दैट एक्सपीरियंस। अब द फाइनल वर्जन कह लें एक तरह से, द न्यू वर्जन इज फैब्रिक। आइडिया वही है, लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट इज कि भाई द स्टैक शुड बी यूनिफाइड। कि इतनी सारी डिफरेंट तरह की के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अक्सर इवन लाइक हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ यूज करनी चाहिए। तो बेस्ट तरीका है इसका कि मूव टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। और हम ये जो पिछली हमने ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स जो देखी थी, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब आपको एजर पोर्टल जो है, इफ यू वांट टू प्ले अराउंड यू कैन गो टू portal.azure.com टू चेक आउट। तो बेसिकली एजर पोर्टल एक साइट है जहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आपको वो प्रोविजन करने पड़ेंगे, आपको क्लिक करना पड़ेगा कि अच्छा मुझे एक सीक्वल डेटाबेस चाहिए 50 GB का, मुझे एक एजर सिनैप्स की वर्कस्पेस, पावर बीआई की वर्कस्पेस चाहिए, मुझे एजर डेटाब्रिक्स का एक्स अमाउंट ऑफ कंप्यूट चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज चाहिए। तो देयर वर स्टेप्स दैट यू हैड टू डू टू गेट दैट। तो वो इवन दो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फिक्र नहीं करनी पड़ी थी, कुछ भी नहीं करना पड़ा था, लेकिन आपको फिर भी प्रोविजन करना पड़ा था। उसका एक स्टेप फर्दर जिस हमने डिस्कस किया प्लेटफॉर्म एज सर्विस, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना। आप बस लॉग इन करें fabric.microsoft.com, पूरी आपके पास एक यूआई आ गई है। किसी चीज की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आप काम करना शुरू कर दें। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, सब कुछ बिल्ट इन टू अ यूनिफाइड स्टैक। तो अब जो जो मैंने बात की थी कि ये नया वर्जन है, वो इसकी यहाँ आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि डेटा फैक्ट्री और डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा इंजीनियरिंग तो ऑलरेडी एजर सिनैप्स के अंदर थे पार्ट। लेकिन अब एजर डेटा साइंस, मतलब एजर मशीन लर्निंग का भी पार्ट फैब्रिक के अंदर इंक्लूडेड है। जो हमने एडीएक्स की बात की थी, एजर डेटा एक्सप्लोरर और रियल टाइम इंटेलिजेंस, वो भी फैब्रिक के अंदर इंक्लूडेड है। और पावर बीआई रिपोर्टिंग, वो भी फैब्रिक के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब कि आपको जो हमने पिछला जितना भी ऑलमोस्ट 1 आवर लगाया डिस्कस करने में, वो आप डिफरेंट टूल्स एंड सर्विसेज अपने यूज के मुताबिक अभी भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सब कुछ, ऑल ऑफ दोज कैपेबिलिटीज आप एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस, एक SaaS सोल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। कि बस आप एक वेबसाइट पे जाएं और शुरू हो जाए, किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। और उसके अंदर बिल्ट इन है कोपायलट। तो कोपायलट इज द एआई सोल्यूशन फॉर फैब्रिक। और बेसिकली कोपायलट जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है जो कि हर टूल में इंटीग्रेटेड है, और कोपायलट में बहुत ज्यादा इसकी इंटीग्रेशन है। तो वो अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। इस सब के बैक एंड पे अगेन वही जो लेक स्टोरेज जो होती है, फाइल बेस्ड स्टोरेज, वही है। और सबको गवर्न करता है माइक्रोसॉफ्ट परव्यू। तो एसेंशियली एवरी सिंगल प्रोडक्ट जो हमने टच किया था, ऑल ऑफ दिस एंड्स अप इन, ऑल दोस कैपेबिलिटीज एंड अप इन फैब्रिक। तो लाइक आई सेड, फैब्रिक वुड बी द कंप्लीट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। सारी कैपेबिलिटीज आपको इसमें अवेलेबल है। और जो जो नई चीज है वो ये है कि एआई भी अब इसमें इनेबल्ड है। अब मतलब कि जैसे आप वो पाइपलाइन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, आप को पायर को कह सकते हैं कि मेक मी अ पाइपलाइन दैट extracts x y and z sources, runs this filter on it and loads it into this table in this data warehouse, और वो पूरा फ्लो आपके लिए बना देगा। पावर बीआई के अंदर अगर आपने रिपोर्टें बनानी है तो इंस्टेड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप यू कैन से क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन एक्स वाई जी, ये मैट्रिक्स होने चाहिए, और वो रिपोर्ट ही बन जाएगी खुद ही। आप उसको फाइन ट्यून कर लें, कलर्स वगैरह चेंज कर लें, एंड यूर डन। तो इस तरह की इनोवेशंस भी अब फैब्रिक के अंदर आ रही हैं। मतलब कंप्लीट जो जो सेट ऑफ एबिलिटीज थी वो तो है ही हैं, उसके एडिशनल
सब कुछ आपके पास जो एआई नए फीचर्स हैं वो भी अवेलेबल है। ये एक वीडियो है, ये मैं अभी प्ले नहीं करूंगा फॉर इन इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन जब आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी तो आप इसमें पूरा आपको एक फैब्रिक का ओवरव्यू भी मिलता है। और द बिगेस्ट थिंग इज फैब्रिक इज इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल द माइक्रोसॉफ्ट स्टैक, और फिर थर्ड पार्टी के साथ भी एसएपी है, ऑरेकल है, सब इंटीग्रेटेड है फैब्रिक के अंदर। टीम्स तक इंटीग्रेटेड है, मतलब आपने कोई वर्कफ्लो चलाया, कुछ वर्कफ्लो में एरर आ गया, वर्कफ्लो कंप्लीट हो गया, तो आपको टीम से मैसेज आ जाएगा कि अ, आपका वर्कफ्लो जो है वो कंप्लीट हो गया है, फेल हो गया है, इसमें ये चीज़ आ गई है, प्लीज चेक कर लें। इस तरह की इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इसके अंदर। तो फैब्रिक अगर आपने ट्राई करना है तो ये आपको लिंक्स वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है, और रिसोर्सेज भी मैं शेयर करूंगा, सब सब इसके थ्रू अवेलेबल होंगी, आपको फ्री ट्रायल्स भी साथ मिल जाएंगे इसके अंदर, और कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे इन लिंक्स के थ्रू। और अगर आपने अगेन लाद और लर्न करना है तो इस स्लाइड डेक के अंदर भी एम्बेडेड है पूरी एक 2 घंटे की वीडियो है दैट गोज थ्रू एवरीथिंग दैट वी डिस्कस टुडे। और फैब्रिक कैसे स्टार्ट करना है, कैसे यूज करना है, और अगर आपने और लर्न करना है अबाउट इट तो learn.microsoft.com इज द साइट वेयर यू गो। अगर आपने Azure पोर्टल में एक्सप्लोर करना है तो portal.azure.com में आपने जाना है। और अगर आपने फैब्रिक यूज करना है तो fabric.microsoft.com पे आपको फैब्रिक मिलेगा, और आपने अगर ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना है तो दिस इज द चैनल। ठीक है, हमारा टाइम भी रैप अप हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं हम। कि अब हम, ये तो हो गया हमारा आज का सेशन, लेकिन अब आगे का भी क्या है, और अब इस सेशन से और क्या गेन कर सकते हैं हम। तो ये आप जो आपको स्लाइड एक मिलेगा, इसमें सब के सब यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स हैं फॉर डिफरेंट ट्रेनिंग्स, फॉर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की आप यहाँ जाके और सीख सकते हैं। लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ यहाँ पे। एडिशनल इवेंट्स अगर होते हैं वो भी आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे। और टेक कम्युनिटी एंड करियर्स की भी लिंक मिलेंगी इसके अंदर आपको, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप्स की जब बात करें तो हमने अभी बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, एंड आई आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अब काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा कि हमने इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात की। अगर आपको फर्स्ट गो में नहीं समझ में आई तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, गो थ्रू इट वंस ट्वाइस थ्री टाइम, जितनी बार आपको जरूरत पड़े। एंड देन वंस आपको समझ में आए तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग मोर, यू कैन गो टू learn.microsoft.com। वहाँ पे जाके हर डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट चीजें देखें, यूट्यूब पे माइक्रोसॉफ्ट के चैनल पे चले जाएं, वहां पे भी आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट का एक सेशन हुआ था बहुत अच्छा, प्लीज आप वो भी अटेंड कीजिए। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो वो आप देखें किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, टू लर्न मोर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने पहले भी की थी वो यही थी कि अपना लाइक जस्ट मास्टर योर क्राफ्ट और एम टू बी द बेस्ट, लाइक अमंग द बेस्ट इन इट, इवन इफ यू आर नॉट द बेस्ट, लेकिन ट्राई योर बेस्ट। और बात अगेन वही उस पर आ गई कि रिगार्डलेस ऑफ आपका अभी क्या एरिया ऑफ फोकस है, जो लाइक माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स इतने वास्ट हैं, इतने डीप हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने काम की चीज़ मिल जाएगी। हमारे पास डिफरेंट सेशंस भी हो रहे हैं लाइक आई सेड। तो फाइंड समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, और देन उस पर फोकस करें आप। तो एंड एंड में बेसिकली इस बात पे करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो इंटरनल स्ट्रैटेजी जो है वो उसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो वो इज एप्लीकेबल, जो फिलोसफी है दैट्स एप्लीकेबल आउटसाइड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज वेल। और मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि ऑलवेज बी लाइक विलिंग टू लर्न, एम्ब्रेस चैलेंजेस, लर्न करते रहें, और बस लोगों से सीखें। किसी भी तरह आपको कोई कोई भी और किसी तरह आपको मिले, कोई भी ऑप्शन मिले, आप एग्जाम्पल दूंगा। जिस तरह मैंने पाकिस्तान में ही स्टार्ट किया था, और मैं प्योर सीक्वल डेटा वेयर हाउसिंग का मेरा काम था, वेरी ओल्ड स्कूल। फिर जब क्लाउड सॉल्यूशंस आना शुरू हुए तो मैं खुद ही अपने से आई स्टार्टेड टू लर्न कि क्लाउड के बारे में, एजर के बारे में सीखा। और इवेंचुअली जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिली वो उसी ट्रांजिशन की वजह से ही मिली, क्योंकि ऑन द साइड और थ्रू फ्रेंड्स और थ्रू कॉलीग्स सीखना शुरू किया। उसमें थोड़ा सा लाइक इसी तरह जिस तरह आज के सेशन है, किस तरह के सेशन अटेंड किए,
सीखा उनके बारे में, जैसे ट्रायल्स का मैंने जिक्र किया और ट्राई ट्राई आउट किया, और उसके थ्रू बेसिकली केप्ट लर्निंग। और अब जैसा एआई का टाइम आ गया, मैं मेरा फोकस प्योरली डेटा में है। अब डेटा इन एआई इज सच अ बिग ग्रोइंग फील्ड कि अब मैं एआई भी ओवर द पास्ट 2 years आई हैव बीन लर्निंग, स्टडी लर्निंग थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू थ्रू माय कॉलीग्स, थ्रू अपनी 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 लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑन द साइड। तो दिस इज समथिंग आई एम शेयरिंग फ्रॉम माय साइड कि मुझे बहुत फायदा हुआ इसका। और आप भी, जब भी आपको, अगर अभी आपको ये चीज चैलेंजिंग लग रही है, कीप लर्निंग, कीप फाइंडिंग डिफरेंट एवेन्यूज फॉर ग्रोथ। इंडस्ट्रीज को देखें कहाँ जा रही हैं, एंड इवेंचुअली उसका आपको फायदा होगा। ठीक है, बस इस चीज के साथ फिर एंड करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी बंद करता हूँ फाइनल थॉट्स के साथ। तो आई होप ये आज का सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद हुआ हो। अगेन आई नो बहुत बहुत कुछ हमने इसमें सीखा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा की फील्ड बहुत वास्ट है। और डेटा इन एआई यूजली साथ में होता है। अब एआई भी इतना एक वसी फील्ड हो गया कि उसके लिए हमने नेक्स्ट सेशन प्लान किया हुआ है। तो प्लीज़ उसको भी आप अटेंड कीजिएगा। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में, एटलीस्ट डेटा के बारे में जो भी क्वेश्चंस हों, लाइक एडिशनल क्वेश्चंस हो, कंटेंट के बारे में क्वेश्चंस हो, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। माइक्रोसॉफ्ट के भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे इन दैट आर वर्किंग विद द एचईसी एज वेल। मुझे भी आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एंड कॉन्टैक्ट मी। जो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आई थिंक मैं देना चाहूँगा वो ये होगा कि प्लीज कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। किसी भी मोमेंट पर अगर आपको लगे कि आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने पोजीशन में, तो दैट्स अ सिग्नल टू कीप ट्राइंग फॉर समथिंग मोर। कुछ कुछ डिफरेंट ढूंढे सो यू कैन कीप ग्रोइंग। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं फिर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई होप बेनिफिशियल हुआ। एंड विद दैट, अस्सलाम वालेकुम।